Yes, students, today we are going to start our first chapter of political science, that is power sharing. आज का हमारा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी. From starting this chapter, we will discuss about the democracy, and in the last year we also read about democracy. Democracy means all powers does not exist within any one organ of the state. It means कि सत्ता की साझेदारी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसी भी एक अंग में समाहित नहीं होती हैं. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. किसी भी डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में की जाती है. इट मीन्स विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है. And in this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. और आगे के दो चैप्टर्स में भी हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में we will discuss about the two stories. दो कहानियाँ सुनेंगे हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की. Both these stories are about how democracy handle demands for power sharing. और इन दोनों में ही हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है, वो सत्ता की साझेदारी की जो मांगें होती हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करता है. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और इस कंक्लूजन को भी देखेंगे कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है. Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. देखिए, बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है, एक छोटा सा देश है जो कि हमारी स्टेट हरियाणा से भी छोटा है. और इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. और इसके जो सीमाएं हैं वो फ्रांस से, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ टच करती हैं. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा. और इसकी जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की जनसंख्या से आधी है. The ethnic composition of this small country is very complex. देखिए, इस देश का जो एथनिक कंपोजिशन है, जो जनजातीय संरचना है, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एथनिक क्या होता है. अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. इसमें लोग जो होते हैं एक ही संस्कृति से संबंधित होते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ. इसमें जो लोग होते हैं उनका विश्वास जो होता है वो भी सेम होता है और उनका फिजिकल टाइप्स जो है, जो मतलब उनकी शारीरिक संरचना होती है, वो भी एक जैसी ही होती है. The ethnic composition of this small country is very complex. और इस देश की जो जनजातीय संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch languages. और इस देश की 59% जो जनसंख्या है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, फ्लेमिश क्षेत्रों में रहती है और उनकी भाषा जो है डच है, डच भाषा ये लोग बोलते हैं. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. और आगे आधे जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोली जाती है वहाँ पे. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन. और शेष जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स. देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. यहाँ पे जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनका परसेंटेज चेंज हो जाता है. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. तो जो कैपिटल है मीन्स जो राजधानी है वहाँ पे 80% जो स्पीच करने वाले हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं और 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. और minority का मीन्स होता है अल्पसंख्यक. मीन्स जो भाषाई तौर से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वैसे तो वो अल्पसंख्यक है बट रिच है, अमीर है और शक्तिशाली है.
This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. और जितना भी डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन सब में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है, जिनको अभी अभी कुछ ही समय पहले आर्थिक विकास के और एजुकेशन के शिक्षक से संबंधित कुछ बेनिफिट मिलने शुरू हुए हैं. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s और इस एंड 1960s. और इसके कारण ही डच भाषा जो बोलने वाले लोग हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ हैं उन दोनों ही समुदायों में एक टेंशन का क्रिएट हो गई है, मीन्स एक तनाव पैदा हो गया है. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. और ये जो तनाव है, टेंशन मीन्स तनाव जो है वो ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country. ब्रुसेल्स एक जो मुख्य प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट करता है कि वहाँ पे डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं, मीन्स देश में उनकी संख्या ज़्यादा है, बट अ मिनिॉरिटी इन द कैपिटल, और जो राजधानी है वहाँ पे उनकी संख्या कम है. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. और इसकी तुलना हम दूसरी कंट्री से करते हैं. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. श्रीलंका भी हमारा एक पड़ोसी आइलैंड है, द्वीपीय राज्य है जो कि साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से, तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर है. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल अबाउट द सेम एज इन हरियाणा. और यहाँ पर 2 करोड़ लोग रहते हैं जो कि हरियाणा के जैसे ही हैं. Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. देखिए, साउथ एशिया के दूसरे क्षेत्रों की तरह श्रीलंका में भी जनसंख्या जो है वो डाइवर्स है, विविध है, मीन्स अलग अलग है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हेला स्पीकर 74%. अब यहाँ पे जो मुख्य भाषाई लोग हैं वो सिन्हेला स्पीकर्स हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले हैं, जिनका परसेंटेज 74% है. एंड तमिल स्पीकर्स 18%, और तमिल भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो 18% हैं. अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. देखिए, तमिल की जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स वो लोग होते हैं जो कि उसी कंट्री में जिनका बर्थ हुआ है. तो जिन लोगों का जन्म श्रीलंका में हुआ है उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है. एंड 13% हैं ये. द रेस्ट हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स. और इसके अलावा देखिए 13% तो श्रीलंकन तमिल्स हो गए हैं. बाकी जो शेष बचे हैं इनमें से इनके जो पूर्वज हैं, उनके 4 फादर्स जो हैं, उनको भारत से बगानों में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लाया गया था. इन्हीं लोगों को इंडियन तमिल्स बोला जाता है. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and the eastern of the country. अब आपकी बुक में मैप दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि नॉर्थ और ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं. मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल आर बौद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम. ज़्यादातर सिन्हली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मीन्स उनका जो मुख्य धर्म है वो बौद्ध धर्म है, और बाकी के जो तमिल लोग हैं वो हिंदू या मुस्लिम हैं. देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हेलास. और यहाँ पर 7% क्रिश्चियन हैं जिनमें दोनों ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, तमिल भी और सिंहली भाषा भी. जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस. अब कल्पना कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. और इस प्रकार से मतलब जो डच कम्युनिटी है, डच भाषाई जो लोग हैं, उनको इस बात का फ़ायदा भी हो सकता है, उनकी जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, उसका उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि वो अपनी विश को, अपनी जो उनकी इच्छा है उनको फ्रेंच लोगों के ऊपर और जर्मन भाषाई जो लोग हैं उनके ऊपर थोप सकते हैं. दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर. और इससे क्या होगा, इससे दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़े पैदा हो जाएंगे. एंड दिस वुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स. और इससे क्या होगा, इससे देश का विभाजन हो जाएगा और दोनों ही साइड्स जो हैं
वो ब्रुसेल्स के ऊपर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. और श्रीलंका में भी जो सिन्हेला कम्युनिटी है, सिंहली भाषाई जो समुदाय हैं, वो भी अपनी मेजोरिटी को खूब इंजॉय कर सकते हैं और अपनी विल को, अपनी इच्छा को अपने जो शेष कंट्री है, बाकी जो देश है, उसके ऊपर थोप सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों ही कंट्रीज में क्या घटित हुआ था। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटी का मीन्स होता है बहुसंख्यकवाद। नाउ श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their मेजोरिटी। देखिए श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिला वो 1948 में मिला था और यहाँ के लीडर्स अपनी बहुसंख्यकवाद होने के कारण सरकार के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसने बहुसंख्यकवाद की नीति को अपनाया और सिन्हेला को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। मीन्स सिन्हेला सुप्रीमेसी, सिन्हेला जो कम्युनिटी थी उसको सारे के सारे अधिकार यहाँ पे दे दिए गए। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the official language. This disregarding Tamil, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब देखिए श्रीलंका में 1956 में एक कानून पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग सिन्हेला लैंग्वेज जो थी, सिन्हली भाषा जो थी, उसको एक राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया और सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसीज अपनाई गई जिनके द्वारा जो सिन्हली एप्लीकेंट्स थे उनको यूनिवर्सिटीज़ में और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं सरकारी नौकरियों में भी उनको महत्वपूर्ण रिजर्वेशंस दिया गया था। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए जिसके अनुसार बौद्धिज़्म जो था, बौद्ध धर्म जो था उसको प्रोटेक्ट किया गया। All these government measures coming on after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. अब देखिए ये सारे के सारे जितने भी चेंजेस किए गए सिन्हेला लोगों के प्रति सरकार के द्वारा, धीरे धीरे इससे जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंका के जो तमिल थे, उनमें एलिनेशन की फीलिंग्स क्रिएट होने लगी। इट मीन्स कि वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, अपने आप को अनजान महसूस करने लगे और उनको ये महसूस हुआ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कोई भी उनकी भाषा के प्रति और उनकी संस्कृति के प्रति सेंसिटिव नहीं है, संवेगात्मक नहीं है। They felt that the constitution and governmental policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. और इनको ये महसूस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में और सरकार की जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उनमें उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं उनसे उनको वंचित किया जा रहा है और उनके साथ जॉब्स में और अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हेला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंथ ओवर टाइम। और इस प्रकार सिन्हेला और जो तमिल समुदाय थे उनके बीच में झगड़े जो थे वो और लंबे हो गए थे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल एटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाना शुरू कर दिया और संघर्ष करना शुरू कर दिया ताकि जो तमिल भाषा है उसको भी एक राजकीय भाषा बनाया जाए और उनको भी आज़ादी दी जाए, समानता के अधिकार दिए जाएं, सभी जगह शिक्षा और जॉब्स में उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। But their demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. परंतु उनकी इन सभी मांगों को डिनाई कर दिया गया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum in the northern and eastern parts of Sri Lanka.
और 1980s में काफ़ी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन में संगठन बनाए गए जिनमें ये डिमांड की गई कि उनके अपनी ही एक तमिल स्टेट का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में निर्माण किया जाए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और इस प्रकार से दोनों ही समुदायों में बहुत ही झगड़े पैदा हो गए। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, और ये जल्द शीघ्र ही सिविल वॉर में बदल गया। अब सिविल वॉर क्या होता है? गृह युद्ध जिसको बोला जाता है। A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. A violent conflict means एक हिंसात्मक संघर्ष जो एक ही देश में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में होता है और इतना इंटेंस होता है, मीन्स इतना एग्रेसिव होता है कि इट लुक्स लाइक अ वॉर, एक युद्ध की तरह इसको देखा जाता है। As a result, thousands of people of both the communities have been killed, many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि इसके कारण काफ़ी संख्या में लोग जो थे वो मारे गए और काफ़ी लोगों को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा और काफ़ी लोगों की जीविका उनसे छीन ली गई थी। Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. देखिए, वैसे तो श्रीलंका का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है उसका आर्थिक विकास, एजुकेशन में और हेल्थ में, बट वहाँ पे जो ये सिविल वॉर का कंडीशन हुआ उससे उसका जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हो रहा था वो बैकवर्ड हो गया था। नाउ एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मीन्स होता है सामंजस्य बनाना या समन्वय बनाना, ठीक है। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. अब देखिए, जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने जितने भी अंतर थे और जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, सांस्कृतिक विविधता थी, उन सबको रिकॉग्नाइज्ड किया, उनको पहचाना। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times. देखिए, this is very important, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1970 से लेकर के 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार अमेंडमेंट किए गए थे, तो ये 4 टाइम यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए थे, मीन्स चेंजेस किए गए थे, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और ये जो अमेंडमेंट किए गए, जो संशोधन किए गए, इसका मतलब यही था कि लोग जो हैं वो एक साथ एक देश में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। और ये जो अरेंजमेंट किए गए थे सभी देशों से अलग थे और बहुत ही प्रभावशाली थे। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। यहाँ पे बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, Constitution prescribed that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. सबसे पहले तो ये डिसाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय सरकार में, डच भाषाई और फ्रेंच भाषा के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो इक्वल होंगे, समान होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और दोनों ही जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, भाषाई जो समुदाय थे या समूह थे, उनमें कुछ कानून बनाए गए जिनमें मेजोरिटी जो लोगों की, सदस्यों की जो बहुमत था, उनको समर्थन दिया गया। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनइलेटरली। अब कोई भी एक समुदाय अकेला कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले सकता था। Second point, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. और सेंट्रल गवर्नमेंट की, मीन्स केंद्रीय सरकार की, काफ़ी सारी शक्तियाँ राज्य सरकारों को भी दी गई थी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, मीन्स राज्य सरकार जो थी, वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं थी। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ब्रुसेल्स की अलग ही सरकार थी जहाँ पे दोनों ही समुदाय के जो प्रतिनिधि थे वो समान थे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने भी ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग लोगों को एक्सेप्ट किया और इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को एक्सेप्ट किया गया था। Apart and state government, there is a third kind of government. This
community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. देखिए इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे एक तीसरी प्रकार की सरकार भी थी, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट, मीन्स सामुदायिक सरकार इसको कहा जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. और इसका जो निर्माण किया जाता है किसी भी एक लैंग्वेज समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कहाँ रहते हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़. और इस सरकार के पास कल्चर से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और मतलब संस्कृति से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों के ऊपर अधिकार इनके पास होता है. यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपने देखा कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल था. इट इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम. ये बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था. बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्रिफ between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. परंतु इसकी सहायता से देश में किसी भी प्रकार का सिविल वॉर नहीं हुआ जैसे श्रीलंका में हुआ था और ना ही कंट्री का विभाजन हुआ. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. जब काफ़ी सारी यूरोप के जो देश थे वो एक साथ आए तो इन्होंने यूरोपियन संघ का निर्माण किया और ब्रुसेल्स को उसका हेड क्वार्टर मीन्स मुख्यालय चुना गया था. ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रुसेल्स को इसका हेड क्वार्टर चुना गया था. नाउ देयर आर when do we learn from the two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies yet they are dealt with the question of power sharing differently. देखिए वैसे हमने टू स्टोरीज पढ़ी हैं बेल्जियम और श्रीलंका की, बट दोनों ही पावर शेयरिंग में दोनों ने ही अलग तरीके से काम किया. इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. देखिए बेल्जियम की सरकार ने के जो नेता थे उन्होंने ये महसूस किया कि देश की एकता तभी पॉसिबल है जब सभी लोगों को, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए. सच आ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर. और इस प्रकार का जो म्यूचुअल एक्सेप्टेबल किया गया मीन्स पावर शेयरिंग के लिए श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल. और श्रीलंका ने हमें कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिया. इट शोज अस दैट इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. और श्रीलंका में हमने ये देखा कि मेजॉरिटी जो है वो अपना ही वहाँ पे प्रभुत्व जमाना चाहती थी. तो इससे क्या हुआ, इससे अन्य देश जो है, पूरा देश, उसकी एकता खतरे में पड़ जाती है. नाउ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. पावर शेयरिंग जो है, सत्ता की साझेदारी जो है, वो वांछनीय क्यों होती है. पावर शेयरिंग, द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के लिए दो रीजन्स दिए गए हैं. फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. देखिए पहले तो पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि इससे जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं उनमें झगड़े की जो संभावना है वो कम हो जाती है. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. अब देखिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो इससे अहिंसा होती है और राजनीतिक अस्थिरता आती है. पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे राजनीतिक स्थिरता लाई जा सकती है. imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. देखिए अपनी इच्छा को, जो मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी इच्छाओं को दूसरे लोगों के ऊपर थोपना, ये कुछ समय के लिए तो अच्छा रहता है बट लंबे टाइम के लिए राष्ट्र की एकता के लिए खतरा हो जाता है. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings into the ruin to the majority as well. देखिए जो मेजॉरिटी के जो अत्याचार किए जाते हैं मिनॉरिटी के ऊपर, वो सिर्फ मेजॉरिटी के लिए या मिनॉरिटी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, इससे देश की जो मेजॉरिटी है वो भी खतरे में पड़ जाती है. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy. दूसरा रीज़न क्या है. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, मीन्स आत्मा है.
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. अब देखिए डेमोक्रेटिक जो शासन होता है वो उन लोगों के ऊपर भी होता है जो लोग उसको करते हैं और जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. और लोगों के पास ये राइट होता है कि वो इस बारे में जाने कि किस प्रकार से उनके ऊपर शासन किया जा रहा है. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ के नागरिक उसमें भागीदारी करते हैं. नाउ लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल. अब देखिए 2 रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं, प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड इज मॉरल रीजन. प्रूडेंशियल का मीन्स होता है युक्तिपर्क और दूसरा है नैतिक. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. देखिए प्रूडेंशियल रीजंस जो है वो ये बताता है कि रिजल्ट जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. देखिए पावर शेयरिंग जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन मॉडर्न डेमोक्रेसी द फॉर्म्स ऑफ power sharing. Firstly, power sharing arrangement can take in many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. सबसे पहले power sharing is shared among different organs of the government. सबसे पहले जो power sharing की जाती है वो सरकार के अलग अलग अंगों में की जाती है, such as the legislature, executive and judiciary. ये सरकार के organs होते हैं. And when we share the power among the organs of the government, this is also known as horizontal distribution of power sharing. अब जब पावर को अलग अलग अंगों में बांटा जाता है तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है. मीन्स इसको ऊर्ध्वाधर शक्तियों का वितरण भी इसको कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. पावर जो है उसको सरकार के अलग अलग लेवल में बांटा जाता है. लेवल का मीन्स होता है स्तरों में बांटा जाता है. अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. देखिए जो पूरे देश के लिए सरकार होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, उसको संघीय सरकार कहा जाता है. इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. और भारत में इसको केंद्रीय और संघीय सरकार कहा जाता है. द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है. और जब हम पावर शेयरिंग इसके अलग अलग लेवल पे करते हैं तो हम इसको वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर बोला जाता है. तो इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग बोला जाता है. नाउ पावर शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अलग अलग सामाजिक समूहों में पावर शेयरिंग की जाती है. एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. और ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? कुछ धार्मिक समूह ग्रुप होते हैं और कुछ भाषाई ग्रुप होते हैं. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट. और बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ last is and can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. अब देखिए पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी की जाती है, प्रेशर ग्रुप्स में भी की जाती है और जो भी लोग सत्ता में हैं उनके द्वारा भी इसका यूज़ किया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कॉन्टेंडर्स फॉर पावर. एक डेमोक्रेसी में लोगों को ये अधिकार होता है कि वो स्वतंत्रता से अपने सत्ता को चुन सके. इन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज. पुराने टाइम में क्या होता था कि ये जो काम है वो प्रतियोगिता के द्वारा किया जाता था. अलग अलग जो पार्टीज होती थी उनमें ये होता था. सच कंपटीशन इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. और जिससे ये इंश्योर किया जाता था कि सत्ता की जो साझेदारी है वो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है. इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. और लंबे समय तक जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग पार्टीज़ में की जाती है और जिससे कि अलग अलग विचारधाराएं निकल के सामने आती हैं.
Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to the contest election. और कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्टली दो और दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच में भी की जाती है. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. और अगर उनके बीच में अलायंस हो जाती है, मीन संधि हो जाती है, तो वो एक गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं. कोलिजन गवर्नमेंट का मीन्स होता है गठबंधन सरकार. एंड द शेयर पावर, और इस प्रकार से वो सत्ता को बांटते हैं. इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. और एक डेमोक्रेसी में हम लोगों के जो इंटरेस्ट के बारे में भी बात करते हैं, जैसे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, इनके दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब वो भी सरकार में या तो अपना सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं या सरकार की जो कम्युनिटीज़ होती हैं, कमेटीज़ होती हैं, उनमें अपनी भागीदारी के द्वारा ऐसा कर सकते हैं. In the unit 3rd, we shall study the working of political parties, pressure group and social movement. और थर्ड यूनिट में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में एंड सामाजिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.